स्टूडेंट, आज हमारी इस प्रैक्टिकल वीडियो में मैं आपको भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला में उपयोग में लेने वाले कुछ सेलों के बारे में बताऊंगा। हम भौतिक विज्ञान में सामान्यतया प्राथमिक सेलों का उपयोग करते हैं। सेल हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल वे सेल होते हैं जिन्हें आप केवल एक बार उपयोग में ले सकते हैं, पुनः उन्हें उपयोग में नहीं लिया जा सकता। और दूसरे प्रकार के जो कि द्वितीयक सेल कहलाता है, ये द्वितीयक सेल जो होते हैं हम इन्हें पुनः उपयोग में ले सकते हैं। ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की प्रक्रिया पर आधारित होता है। स्टूडेंट्स, यहाँ हम प्राथमिक सेलों के बारे में आपको बताएंगे आज कि प्राथमिक सेल कौन से हैं हमारे पास जो हम भौतिक विज्ञान की प्रयोगशाला में उपयोग में लेते हैं। इसके अलावा इनका निर्माण कैसे होगा, इनको किस तरह से हम भौतिक विज्ञान की प्रयोगशाला में हम इनको किस तरह से बनाते हैं, उस चीज को भी मैं आज आपको बताऊंगा। हमारे पास प्राथमिक सेलों के रूप में फिजिक्स लैब में मुख्यतया लेक-लांसी और डेनियल सेल का उपयोग किया जाता है। यदि हम दोनों सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करते हैं तो हम ये कहते हैं कि लेक-लांसी सेल का विद्युत वाहक बल डेनियल सेल के विद्युत वाहक बल से ज्यादा होता है। चलिए पहले हम आज लेते हैं लेक-लांसी सेल। देखिए आपके पास, आपको मैं पहले लेक-लांसी सेल के बारे में बता रहा हूं। यहां लेक-लांसी सेल में आपके पास यह एक पारदर्शी एक डिब्बा है आपके पास, जो एक सामान्य प्लास्टिक का ही डिब्बा होता है। ठीक है, इस प्लास्टिक के डिब्बे में आपके पास इसको बोला जाता है कार्बन पॉट। यह आपके पास पॉजिटिव का कार्य करता है। इसके अंदर कार्बन भरा हुआ होता है आपके पास। यह आपके पास आती है जिंक रोड, जस्ते की छड़ के रूप में। हम जब इसको विद्युत परिपथ में बनाते हैं तो हम इस सेल को ऊर्ध्वाधर रखकर इसके साथ यह जिंक रोड डाल दी जाती है। ठीक है, हम यहाँ पर एक विद्युत अपघट्य पदार्थ के रूप में अमोनियम क्लोराइड का उपयोग करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने आपको अमोनियम क्लोराइड लिया है NH4Cl, जिसमें आप इस NH4Cl की सहायता से इस NH4Cl को आप पानी में विलय करेंगे, पानी में मिलाओगे और वो पानी में मिक्सर बनने के बाद आप इस डब्बे में रखेंगे। जैसे मैंने आपको इसमें बोल के मैं आपको दिखा रहा हूँ कुछ यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, घुलनशील है, ये पानी में घुल जाता है। हमने इस डब्बे में इसको भर लिया है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इस कार्बन पॉट को इसमें ऊर्ध्वाधर रख देते हैं और यह जिंक रोड को आपके द्वारा रख दिया जाता है। अब ऐसी अवस्था में जो सेल आपके यहाँ तैयार हुआ, यह सेल है लेक-लांसी सेल, जिसमें ये कार्बन पॉट आपके पास काम करता है पॉजिटिव का, और ये जिंक रोड जो आपके पास रखी हुई है इसमें ये काम करती है नेगेटिव की। हम इसका विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट के रूप में लेते हैं। जब विद्युत परिपथ में इसको जोड़ा जाता है तो हमें धारा प्राप्त होती है। आप वोल्ट मीटर का उपयोग करके इन दोनों टर्मिनलों पर वोल्ट मीटर के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को लगाकर आप इस सेल के विद्युत वाहक बल का मापन भी आसानी से कर सकते हैं। ये तो था हमारे पास प्राथमिक सेल, जो कि हमने बताया आपको लेक-लांसी सेल के बारे में। आइए अब हम देखते हैं डेनियल सेल। डेनियल सेल क्या होता है स्टूडेंट्स? डेनियल सेल में हमारे पास 3 मुख्य भाग होते हैं। कौन कौन से 3 भाग? या देखिए, सबसे पहला हमारे पास या पोर्ट है हमारे पास, इस कॉपर के पोर्ट में यह आपके पास काम करता है पॉजिटिव का। यह आपके पास कहलाता है कोरस पोर्ट। कोरस पोर्ट संरद्र पात्र जिसको हिंदी में बोला जाता है। हम इसको इसमें ऊर्ध्वाधर रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 तरह के विद्युत अपघट्य पदार्थों के विलयन का उपयोग किया जाता है। कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है वो आप इस कॉपर के डिब्बे में भर देते हैं और ये कोरस पोर्ट को रखकर इसमें पानी भरकर उसकी कुछ 1-2 बूंद H2SO4 की तनु H2SO4 की डाल जाती है और इस जिंक रोड को यहाँ रख दिया जाता है। ठीक है, कुछ प्रक्रिया में यहाँ प्रक्रिया बनेगी जिसके फलस्वरूप यह आपके पास नेगेटिव का और ये कार्बन पोर्ट आपके पास पॉजिटिव का काम करेगा। हम कैसे बनाएं इसको, आइए देखते हैं। हमारे पास यहाँ ये कॉपर सल्फेट है, ये कॉपर सल्फेट का पैकेट है आपके पास, जिसको मैंने पानी में विलय किया है। इसको मैं पानी में मिला रहा हूँ आपको। मैंने पानी में मिला लिया है इसको, ये लीजिए, मैंने इस डब्बे में इसको इस तरह से भर दिया है। ठीक, अब
आपके पास क्या होगा, इस कोरस पोर्ट को आप इसमें ऊर्ध्वाधर रख दीजिए। ठीक है, अब आपके पास क्या होगा, इस कोरस पोर्ट में यहां पर कुछ बूंदें आप डालिए पानी की। मैंने पानी की कुछ बूंदों को इसमें भरा, इस तरह से मैंने इसमें पानी भर दिया है। ठीक है, अब आप क्या करिए, आपके पास है यह तनु सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के रूप में, आप इसकी 1 या 2 बूंद आप इसमें डाल दीजिए। ठीक है, या आपने 1-2 बूंद इसमें डाल दी और ये सेल आपका बनके तैयार है। आप इसमें ये जिंक रोड को रख दीजिए। ठीक, ये पॉजिटिव का काम करेगा और ये जिंक रोड जो आपने काम में ली है वो नेगेटिव का कार्य करेगी। जब हम इसे विद्युत परिपथ में जोड़ते हैं तो इस सेल का विद्युत वाहक बल का जो मापन आपके द्वारा किया जाएगा वो होगा 1.08 वोल्ट के रूप में। कितना? 1.08 वोल्ट के रूप में ये आपको प्राप्त होगा। तो इस तरह से हमने देखा स्टूडेंट यहाँ पर कि हमारे पास प्राथमिक सेलों के रूप में हमने 2 प्राथमिक सेलों को निर्माण, उनकी प्रक्रिया को यहाँ पर जाना है, जिसमें पहला सेल आपके पास है लेक्लांसी सेल। इस लेक्लांसी सेल में विद्युत अपघट्य विलयन के रूप में अमोनियम क्लोराइड, जिसको नौसादर भी कहा जाता है, का उपयोग किया जाता है। इस सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है वो 1.5 वोल्ट होता है, जबकि दूसरा सेल यह आपके पास एक कार्बन पोर्ट के रूप में, कॉपर पोर्ट के रूप में होता है, जिसमें एक जिंक रोड का उपयोग करके जिंक रोड को नेगेटिव, कॉपर पोर्ट को पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के रूप में लिया जाता है। इसमें विद्युत अपघट्य विलयन के रूप में कॉपर सल्फेट का विलयन का यहाँ उपयोग किया जाता है। हमारे पास यहाँ इस कोरस पोर्ट में पानी और कुछ बूंदे, 1-2 बूंद तनु सल्फ्यूरिक एसिड के उपयोग में ली जाती है। स्टूडेंट्स, ये तो हमने देखे जो लैब में निर्माण किए जाते हैं सेल, उनके बारे में हमने यहाँ पर देखा, जिसमें हमने कॉपर सल्फेट के द्वारा और अमोनियम क्लोराइड, जिसको नौसादर, दोनों सेलों के बारे में यहाँ पर हमने अध्ययन किया। ये दोनों सेल आपके पास प्राथमिक सेल है। इसके अलावा लैब में एक शुष्क सेल भी उपयोग में लिया जाता है। शुष्क सेल का आप उपयोग करके विद्युत धारा का भी प्रवाह कर सकते हैं लैब में। ठीक है, वो एक जनरल सेल होता है जो रेडियो में आप उपयोग में लेते हैं। ये हमारे पास होता है सेल बॉक्स। यहाँ सेल बॉक्स में आप क्या करते हैं, शुष्क सेल जो आपके पास होते हैं, बैटरी वाले सेल जो होते हैं, उनका यहाँ उपयोग किया जाता है। उन दोनों सेलों को यहाँ लगाया जाता है। इसका नेगेटिव भाग, सेल का नेगेटिव भाग जो होता है वो यहाँ, पॉजिटिव भाग यहाँ टच करता है। फिर दोबारा से इसके अपोजिट में ये कनेक्शन होता है, जिससे ये 2 सेल आपके पास बनेंगे और वो दोनों सेल श्रेणी क्रम में जुड़ जाते हैं। आपने पढ़ा है लेसन नंबर 6 में, हमने बताया है आपको कि जब आप 2 सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उनमें जो वोल्टता का मान होता है वो हमारे पास बढ़ जाता है। ठीक है स्टूडेंट, ये तो हमने पढ़ा इन उपकरणों के बारे में, जिसमें हमने आज केवल प्राथमिक सेल के बारे में जानकारी ली। अब हम अन्य प्रायोगिक उपकरणों के बारे में आपको जानकारी देंगे। स्टूडेंट, हम सेल के बारे में पढ़ रहे थे। हमारे पास शुष्क सेल जो भी एक प्राथमिक सेल का रूप होता है, ये एक सामान्य सेल के रूप है जो आप सामान्यतः रेडियो में, टॉर्च में उपयोग में लेते हैं। इस सेल की प्रक्रिया के बारे में मैं आपको संक्षेप में थोड़ा सा बता देता हूं। ये भी एक प्राथमिक सेल का रूप है, जिनको आप एक बार उपयोग में लेने के पश्चात दोबारा से उपयोग में नहीं ले सकते। इसका जो ऊपर वाला भाग आपको एक टोपी के समान दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, जैसे कि ये टोपी वाला जो भाग है ये पॉजिटिव का कार्य करता है, और नीचे वाला जो तल होता है इसका नेगेटिव का भाग करता है। स्टूडेंट, यदि मैं इस सेल को खोलता हूँ, इसको तोड़ देता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि यहाँ इसके बीच में मध्य भाग में एक कार्बन की एक रोड होती है, काली रोड, ठीक है, जो पॉजिटिव का वर्क करती है। और इसमें चारों ओर एक पेस्ट एक भरा होता है विलयन के रूप में, थोड़ा सॉलिड होता है वो, पाउडर के रूप में मैग्नीटाइज ऑक्साइड MnO2 का विलयन भरा होता है, सॉलिड रूप में होता है। इसमें पाउडर होता है ये आपके पास। ये आपके पास है शुष्क सेल। जब हम इसे, ये हमारे पास है सेल बॉक्स, हम इसे इस सेल बॉक्स में जोड़ते हैं। कैसे इसमें देखिए, ये इसका नेगेटिव भाग है जो इस स्प्रिंग की साइड पे होता है, ये पॉजिटिव भाग इसके ऊपर कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, और इसी के बाद हमने इस सेकंड सेल को इसमें जोड़ा, ये इसका स्प्रिंग वाला भाग इसके टच हो जाता है। ठीक है, आप देखते हो ध्यान से, आपके पास यहाँ पर ऊपर की ओर एक तो नेगेटिव और एक पॉजिटिव भाग बनता है। तो ये वाला जो भाग आपके पास, ये छेद जो दिखाई दे रहा है आपको, ये नेगेटिव का होगा, और ये वाला छेद आपके पास पॉजिटिव का होगा। आप इन दोनों छेदों में कनेक्शन वायर, जो कि एक कॉपर का बना होता है, को जोड़कर आप इस सेल को विद्युत परिपथ में जोड़ सकते हैं।
कैसे, देखो मैं आपको दिखाता हूं। यहां मेरे पास कुछ कनेक्शन वायर है स्टूडेंट्स, ये कनेक्शन वायर है जो कि आपके पास कॉपर के होते हैं। इन पर एक वाइट धागा लगा होता है, सफेद कलर का धागा, वाइट कॉटेज आपके पास लगा होता है। ठीक है, ये आपके पास कॉपर वायर है आपके पास, ये इस तरह से। इस कॉपर वायर को हम इस सेल में प्लग कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ये पॉजिटिव भाग के रूप में हो जाएगा इसका, और ये हमारे पास हो जाएगा इसका नेगेटिव भाग के रूप में, इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास ये सेल विद्युत परिपथ में जोड़ा जा सकता है। इसका एक भाग पॉजिटिव और दूसरा भाग आपके पास नेगेटिव होगा। अब हमने ये देखा सेल क्या था। सेल के बारे में आपको मैंने काफी कुछ बताया। वो सेल जो मेरे पास भौतिक ज्ञान में मैं काम में लेता हूं, उन सेलों के बारे में मैंने आपको उनकी बनावट, उनका निर्माण, उनका उपयोग किस तरह से किया जाता है, मैंने आपको उसके बारे में बताया है। अब हम ये देखना चाहते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास कि इसके अलावा भी हमारे पास 12th फिजिक्स प्रैक्टिकल के रूप में, कौन सी भौतिक राशियों के रूप में, मापन के रूप में, प्रैक्टिकल के रूप में हम किन उपकरणों का और उपयोग करते हैं, जिसमें एक सबसे महत्वपूर्ण उपयोग हमारे पास होता है मीटर। हम काफी कुछ फिजिक्स लैब में मीटर के पैमाने के रूप में उपयोग में लेते हैं, जिसमें कुछ युक्तियां अपने पास है, कुछ उपकरण है मेरे पास। जैसे कि सबसे पहला उपयोग है अमीटर। ये आप देखते हैं इसमें, ये आपके पास है अमीटर। इसमें पॉजिटिव टर्मिनल जो आपके पास है वो रेड कलर का होता है, और नेगेटिव आपके पास होता है ब्लैक कलर का। हम ये कहते हैं यहां पर कि जब हम इसको विद्युत परिपथ में जोड़ते हैं तो पॉजिटिव भाग और ये नेगेटिव भाग विद्युत परिपथ में इस अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़कर परिपथ में बहने वाली धारा का मान ज्ञात किया जा सकता है। चलिए अब एक सवाल है छोटा सा यहाँ पे, सबसे पहला कि इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। साहब ठीक है, बहुत सही बात आपने बताई, लेकिन इसको श्रेणी क्रम में हम क्यों जोड़ते हैं, इसका रीजन क्या होता है? देखिए इसका रीजन ये है कि हम चाहते हैं कि संपूर्ण धारा इसमें से होकर गुजरे, तभी तो धारा का मापन करेगा। इसलिए हम यहाँ क्या करते हैं, जब विद्युत परिपथ में अमीटर को जोड़ा जाएगा तो सर्वप्रथम इसे श्रेणी क्रम में जोड़ते हुए हम विद्युत परिपथ को यहाँ पर तैयार करते हैं। स्टूडेंट्स इसके अलावा देखिए यहाँ पर एक और चीज होती है, इसको पढ़ना। इसमें आप देखते हो बीच में एक नीडल है, सुई है। जब इसमें धारा प्रवाहित होती है तो ये सुई घूमती है स्केल में, दाएं बाएं घूमती है और एक फिक्स पॉइंट पर जाकर रुक जाती है, और उस स्केल को आप पढ़ लेते हैं। कैसे? देखिए इसमें एक पाठ्यांक होता है जिसको हम कहते हैं अल्पतमांक। अल्पतमांक वह न्यूनतम पाठ्यांक होता है जो कि उस पैमाने के द्वारा पढ़ा जाता है। जैसे ये पैमाना मेरे पास है अमीटर, तो अल्पतमांक वह पाठ्यांक होगा जो इस मीटर के द्वारा पढ़ा जाएगा। अल्पतमांक निकालने का सूत्र आपके पास होता है परास बटे कुल विभागों की संख्या। परास का मतलब है ये अधिकतम कितनी धारा को मापन कर सकता है। आप देखते हो इसमें अधिकतम धारा का इसमें जो मापन किया जा सकता है वो 3 के रूप में है, और न्यूनतम है 0। तो इसकी परास होती है 0 से लेकर 3 के लिए। प्रत्येक भाग में 10 लाइनें आपको दिखाई देती है। इसमें कुल 6 भाग है, मतलब 60 लाइनें। तो आपके पास बनता है 3/60, अर्थात 0.05 एम्पियर। एक लाइन जो होगी वह 0.05 एम्पियर को प्रदर्शित करेगी। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ 5 लाइनें आ रही है, तो मैं क्या कहूंगा, 5 × 0.05 मल्टीप्लाई कर दो। आपके पास बताएंगे आप कि इस अमीटर के द्वारा जो धारा मापन किया जा रहा है वह 0.25 एम्पियर का किया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर दूसरा प्रैक्टिकल उपकरण के रूप में हम लेते हैं वोल्टमीटर। इस वोल्टमीटर का जो उपयोग होता है वो विभवांतर मापन में किया जाता है। विभवांतर हमने थ्योरी में पढ़ा है, चैप्टर नंबर 3 के रूप में। हमने कहा है कि विभवांतर क्या है, 2 बिंदुओं के मध्य विद्युत विभव का अंतर विभवांतर कहलाता है। तो इस प्रक्रिया के लिए हमने कहा कि जब भी हम इस वोल्टमीटर को परिपथ में जोड़ेंगे तो जिन 2 बिंदुओं के मध्य आपको विभवांतर ज्ञात करना है, वहां दोनों पॉइंटों के मध्य आप इस वोल्टमीटर को जोड़ दीजिए। आप इसकी पहचान कर सकते हैं, बीच में V लिखा हुआ है, वोल्टमीटर है। यह 2 बिंदुओं के मध्य जोड़ा जाता है। हमने अमीटर पढ़ा,
अमीटर श्रेणी क्रम में जुड़ता है, वोल्ट मीटर समांतर क्रम में जुड़ता है। ठीक है, हम वोल्ट मीटर के लिए एक कथन और कहते हैं कि इसके मापन के लिए भी अमीटर अल्पतमांक का उपयोग किया जाता है। अल्पतमांक क्या है? जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है, वह न्यूनतम पाठ्यांक जो कि इस पैमाने के द्वारा पढ़ा जाता है अल्पतमांक कहलाता है। इसकी भी आप परास देखते हो, 0 मैक्सिमम में 3 परास बनती है 3, 6 भाग इसमें बने हुए हैं और प्रत्येक भाग में 10-10 लाइनें हैं, कुल लाइनें मिलाकर होती है 60 लाइनें। तो आपके पास बनता है 3/60, मतलब कि 0.05 वोल्ट। एक लाइन यहां पर बताती है किसको? 0.05 वोल्ट को। आपके पास मान लीजिए 15 लाइनें हैं, तो 15 इंटू 0.05 मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास जो वैल्यू बनेगी 0.75 के रूप में, तो आपके पास वो इस वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाने वाला विभवांतर होगा। ओके, ये था आपके पास वोल्ट मीटर। हमने थर्ड मीटर के रूप में लिया गैल्वेनोमीटर, जी लिखा हुआ है। परिपथ में धारा प्रवाह की दिशा, विक्षेप की दिशा को गैल्वेनोमीटर के द्वारा देखा जाता है, गैल्वेनोमीटर के द्वारा चेक किया जा सकता है। आप बता सकते हैं परिपथ में धारा की दिशा लेफ्ट है या राइट है। ठीक है, यहां पर आप देखते हैं ये सुई जो है मध्य भाग में स्थित है। यदि इसकी डायरेक्शन बाईं ओर होती है तो आप कहते हैं परिपथ में धारा प्रवाह की दिशा बाईं ओर है, और यदि इसकी दिशा दाहिनी ओर होती है तो आप कहते हैं परिपथ में धारा प्रवाह दाहिनी ओर होता है। इस तरह से हमने यहाँ पर 3 मीटरों के बारे में पढ़ा, देखा और जानकारी ली, और हमने ये भी सीखा कि आप इनको विद्युत परिपथ में किस तरह से जोड़ते हैं। जिसमें पहले था हमारे पास अमीटर। अमीटर के बारे में हमने आपको बताया कि अमीटर का उपयोग परिपथ में धारा मापन में किया जाता है। अमीटर विद्युत परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, क्योंकि इसका जो प्रतिरोध होता है वो अल्प होता है। हम ये भी सवाल एक आपको बोल सकते हैं कि जो आदर्श अमीटर होता है उसका प्रतिरोध 0 होना चाहिए। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होना चाहिए, जो कि संभव नहीं होता है। ये जस्ट केवल एक हम क्वेश्चन के रूप में आपसे बोलते हैं। दूसरा हमने देखा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर के बारे में हमने आपको बताया कि 2 बिंदुओं के मध्य विद्युत विभव का मापन अर्थात विभवांतर का मापन करने के लिए हम वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। वोल्ट मीटर को परिपथ में आप 2 बिंदुओं के 2 तारों के मध्य जहां भी आपको इसको जोड़ना होता है आप वहां पर जोड़ देते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई रेजिस्टेंस वायर है, रेजिस्टेंस वायर मेरे पास है जिसका उपयोग मुझे करना है यहाँ पर, तो उस रेजिस्टेंस वायर को मैं इन 2 पॉइंटों के बीच में जोड़ देता हूँ। उस रेजिस्टेंस वायर का प्रतिरोध मेरे द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। ये वोल्ट मीटर जो है मेरे पास, यह विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जुड़ता है। यहाँ पर भी एक बहुत अच्छा सवाल स्टूडेंट्स आपके पास बनता है कि एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? अनंत होना चाहिए, जो कि होता नहीं है। ठीक है, मैंने आपको 2 बातें बताई अमीटर और वोल्ट मीटर के लिए, जिसमें हमने कहा अमीटर का जो आदर्श अमीटर होता है इसका प्रतिरोध 0 होना चाहिए, जो कि होता नहीं है। वोल्ट मीटर का आदर्श प्रतिरोध अनंत होना चाहिए, वो भी नहीं होता है। ठीक है, हमारे पास तीसरा जो मीटर था आज का वो था गैल्वेनोमीटर, जिसको आप धारा मापी भी कहते हैं। ठीक है, कई स्टूडेंट जब हम प्रैक्टिकल्स वगैरह करवाते हैं तो उस दौरान स्टूडेंट्स को बोलते हैं गैल्वेनोमीटर, तो स्टूडेंट कहता है कि सर गैल्वेनोमीटर कौन सा है? तो गैल्वेनोमीटर और धारा मापी एक ही वर्ड आपका होता है। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, हम जो इन मीटर पे जो ब्लैक टर्मिनल होता है वो नेगेटिव को दर्शाता है और जो रेड टर्मिनल होता है वो पॉजिटिव को शो करता है। स्टूडेंट, अब मैं आपको हमारे भौतिक ज्ञान में चैप्टर नंबर 6 में उपयोग में ली जाने वाली कुछ प्रायोगिक युक्तियों के बारे में बताता हूं, जिसमें मेरे पास सबसे पहले है विभव मापी। देखिए यह आपके पास है विभव मापी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है आपके पास विभव मापी। इस विभव मापी की विशेषता सुनिए। यहां पर भी आपके 2 पॉइंट्स होते हैं जिनको हम सामान्यतया थ्योरी में ए और बी के रूप में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ए और बी आपके पास ही है। यदि आप इनकी विशेषता देखते हैं तो ए और बी के मध्य आपके पास 10 मीटर लंबाई वाले तार का उपयोग आपके द्वारा किया जाता है। आप देखिए इसमें ये तार लगे हुए हैं, जिसमें 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9 और ये 10। इस तरह से 10 तार आपके पास होते हैं। स्टूडेंट्स, इन तारों की क्या विशेषता होती है? आपके पास देखिए ये काफ़ी लंबा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी लंबाई 1 मीटर से कुछ ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर 1 मीटर पैमाना लगा होता है। ठीक है, इन तारों की विशेषता होती है कि यह तार धातु का बना होता है, सामान्यतया यूरेका, मैग्नीन या कॉन्स्टेंटम, किसी भी एक धातु का यहाँ उपयोग किया जा सकता है। हम इसी का उपयोग क्यों करते हैं स्टूडेंट्स? इसका उपयोग करने का कारण क्या होता है कि इसका प्रतिरोध ताप गुणांक अल्प होता है। ये वो मिश्र धातु है जिनका प्रतिरोध ताप गुणांक अल्प होता है। हम यहाँ पर ए और बी पेज जो हमारे पास बने हुए हैं, इनके बीच में एक समान रूप में इसकी पूरी टोटल लंबाई है 10 मीटर। ठीक है, 10 मीटर लंबाई के तार को प्रत्येक को एक एक भाग में हम व्यवस्थित करते हुए ए और बी पेज के मध्य जोड़ देते हैं। विद्यार्थियों, जब हम यहाँ पर इसको परिपथ में जोड़ते हुए शामिल करते हैं तो हमारे पास सबसे बड़ा एक टिपिकल पॉइंट होता है कि हम यहाँ पर उच्च विभव और निम्न विभव बिंदु ए और बिंदु बी हम किसे कहेंगे। तो यहाँ मैं आपको छोटा सा संक्षेप में इसके बारे में बताता हूँ कि उच्च विभव बिंदु अर्थात बिंदु ए वो बिंदु कहलाता है जो उच्च विभव पर होता है, और बिंदु बी आपके पास बनाएगा निम्न विभव पर। अब आप कैसे पहचानेंगे सर ये कैसा होगा? तो मैं आपको एक तरीका बोलता हूं कि जहां सभी सेलों के धन इलेक्ट्रोड जुड़े हुए हों वो कहलाएगा उच्च विभव बिंदु। ठीक है, और जो निम्न विभव बिंदु होगा वो बिंदु बी कहलाएगा। आप देख लीजिए, इसका एक तरीका और है, थर्ड केस आपको मैं बताता हूं। जहां सबसे ज्यादा तार जुड़े हुए हों वो समझ लीजिए ए बिंदु होगा, और जहां तारों की संख्या केवल एक बनेगी वो आपके पास वह बी बिंदु के रूप में कहलाता है। तो आपके पास ये ए बिंदु हुआ तो पहला तार ये होगा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10। इस तरह से आपको यहाँ पर तारों की संख्या गिननी होगी स्टूडेंट्स, जिसके आधार पर आप संतुलित लंबाई को पढ़ेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि आप 3 तार ऊपर छोड़ आए, चौथे तार पे आपको संतुलित बिंदु वो बिंदु होगा जहां धारामापी में विक्षेप शून्य हो जाता है। इसमें हम इसके लिए यूं भी कहते हैं कि आपके पास यह विभवमापी बिंदु अविक्षेप विधि पर आधारित होती है। बिंदु अविक्षेप अर्थात परिपथ में धारा का कोई भी अंश ग्रहण किए बिना यह विभवांतर का मापन, धारा का मापन, विद्युत वाहक बलों की तुलना, अज्ञात सेल का विद्युत वाहक बल को शुद्धता से माप सकता है। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास एक ऐसी प्रायोगिक उपकरण है जिसके द्वारा मैं कहूं कि वोल्टमीटर भी विभवांतर का मापन करता है। तो विभव मापी और वोल्टमीटर दोनों में अच्छा कौन होगा? तो आप क्या दोनों में अच्छा होगा विभव मापी। कारण क्या है इसका? क्योंकि यह बिंदु अविक्षेप विधि पर आधारित होता है, क्योंकि इसमें जब इसको हमने परिपथ में जोड़ रखा है तो यह धारा का कोई भी अंश ग्रहण नहीं करता, जबकि वोल्टमीटर जो होता है वह धारा का कुछ मात्रा में कुछ अंश ग्रहण करते हुए विभवांतर का मापन करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से हम विभव मापी में 10 तारों का उपयोग करके इसकी सुग्राहिता को बढ़ाया जा सकता है। अब एक सवाल होता है कि यहाँ आप इतने लंबे तार का उपयोग क्यों करते हैं? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यही है कि विभव मापी की सुग्राहिता को बढ़ाने के लिए हम 10 मीटर लंबे तार का यहाँ उपयोग करते हैं। स्टूडेंट्स, इस विभव मापी की सहायता से आप सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना, अज्ञात सेल का विद्युत वाहक बल, अमीटर का अंशांकन, वोल्ट मीटर का अंशांकन आदि आप कर सकते हैं। हमारे पास सेकंड उपकरण के रूप में है मीटर सेतु। हमने इसके बारे में भी थ्योरी में पढ़ा है। मीटर सेतु जो कि व्हीट स्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर आधारित होता है स्टूडेंट्स। इस मीटर सेतु की सहायता से आप अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। अब इसकी क्या विशेषता होती है सुनिए। पहले तो ये देखिए आप कि सर आप बोल रहे हो ये व्हीट स्टोन ब्रिज पर है, हमें तो इसमें 4 भुजाएं दिखी नहीं रही। आप देखिए पहला भाग यह आपके पास है, दूसरा भाग ये तार जो आपको दिखाई दे रहा है 1 मीटर। मीटर सेतु को मीटर सेतु क्यों कहते हैं? इसका क्या कारण है? क्योंकि इसमें 1 मीटर लंबाई वाले तार का उपयोग किया जाता है। इस तार की विशेषता भी यही होती है कि यह तार भी एक मिश्र धातु का बना होता है, जिसमें मैग्नीन, यूरेका या कॉन्स्टेंटम हो सकता है। रीजन वही है कि इसका भी प्रतिरोध ताप गुणांक अल्प होता है। जब हम इसको विद्युत परिपथ में जोड़ते हैं तो हमें वो बिंदु तलाश करना होता है जहां धारा मापी में विक्षेप शून्य हो जाए। सपोज कीजिए कि जैसे इस बिंदु पर, इस तार पर
विक्षेप 0 हो गया तो ये तार आपके पास दो भागों में बढ़ जाता है, 1 और 2। अब जैसा मैंने आपको कहा तीसरा भाग और ये चौथा भाग आपके पास होगा। तो इस तरह से इस मीटर सेतु की आपके पास 4 भुजाएं आपको प्राप्त होती है, जिसकी सहायता से आप अज्ञात तार का प्रतिरोध आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास मीटर सेतु। इसकी भी व्यवस्था वही है कि यहाँ पर भी जो मीटर पैमाना आपके पास लगा हुआ है, इस पर दोनों और अक्षर आपके पास लिखे हुए हैं। कौन सा अक्षर किस तरह से आप पढ़ेंगे, तो वही प्रक्रिया है कि जहां बैटरी का धन टर्मिनल जुड़ा होता है वही पॉइंट नंबर 1 तार होगा, वहां से संख्या आपको काउंटिंग करनी पड़ती है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस मीटर सेतु की सहायता से आप अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं और यह व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर आधारित होता है। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताता हूं प्रतिरोध बॉक्स के बारे में, जिसको हम हिंदी में प्रतिरोध बॉक्स और इंग्लिश में रेजिस्टेंस बॉक्स कहते हैं। यहां पर भी आपके 2 टर्मिनल्स होते हैं, नंबर 1 और नंबर 2। आप इसको परिपथ में कैसे भी जोड़े कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार की पॉजिटिव और नेगेटिव पोलैरिटी इस पर नहीं होती है। आप यहाँ देखते हैं कि इन प्रतिरोध बॉक्स में कुछ प्लग्स लगे हुए हैं। आपका ये प्लग्स लगे हुए हैं आपके पास, और इन प्लग के सामने कुछ संख्याएं लिखी हुई आप ध्यान देते हैं। जैसे आपके पास यहाँ लिखा हुआ है 50, यहाँ लिखा हुआ है 50, यहाँ आपके पास लिखा हुआ है 20, यहाँ आपके पास लिखा हुआ है 50 के रूप में, यहाँ आपके पास लिखा हुआ है 100 के रूप में। तो इस तरह से जो भी प्लग आपने निकाल रखा है वो प्लग आपके द्वारा परिपथ में प्रतिरोध के रूप में उपयोग में लिया जा रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने आपसे कहा कि मैंने ये 50 के सामने वाला जो प्लग है उसको निकाल रखा है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि मेरे द्वारा परिपथ में 50 ओम का प्रतिरोध उपयोग में लिया जा रहा है। यदि सपोज कीजिए कि मैंने ये एक प्रतिरोध और निकाल दिया साहब इसमें, तो 50 तो ये, और यहाँ आपके पास लिखा हुआ है 2, तो आपके पास कितना हुआ स्टूडेंट्स? 50 और 2 52, अर्थात आपने 52 ओम का प्रतिरोध यहाँ उपयोग में लेते हैं। स्टूडेंट्स, यदि इसके अंदर की प्रक्रिया को आप देखते हैं तो प्रत्येक प्रतिरोध में एक गिरारी होती है, एक गुट्टी होती है, जिसमें एक प्रतिरोध तार कुंडलीय नुमा रूप से लिपटा होता है, और उस तार का एक विशिष्ट प्रतिरोध के रूप में अपने पास होता है, विशेष प्रतिरोध होता है, जिसका मापन हम इंस्ट्रूमेंट की सहायता से करके और कुंडलियों के बीच में जोड़ देते हैं। ये कुंडलियां आपस में हमारे पास श्रेणी क्रम में व्यवस्थित होती है। जैसे जैसे हम प्रतिरोधों को बढ़ाते चले जाते हैं, लंबाई का मान बढ़ने के कारण प्रतिरोध का मान भी बढ़ता है। हमने पढ़ा था स्ट्रिंग थ्योरी में कि किसी भी तार का जो प्रतिरोध होता है वो उसकी लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो तो तार की लंबाई बढ़ने के कारण वो प्रतिरोध का मान भी क्या हो रहा है? बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि आगे की ओर बढ़ते हैं तो प्रतिरोध बढ़ता चला जाएगा। इसके बाद हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पर धारा नियंत्रक, या जैसा कि आपको विदित है, नाम से ही पता लग रहा है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रियोस्टेट। धारा नियंत्रक और रियोस्टेट दोनों में शब्द एक जैसे ही है, नाम से स्पष्ट निकल रहा है। धारा नियंत्रक, धारा को नियंत्रित करने वाला। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप टर्मिनल की इसको विद्युत परिपथ में जोड़ने की बात करते हैं तो 1, 2 और 3 टर्मिनल आपके पास बनते हैं। इन 3 टर्मिनल में से नीचे वाले 2 टर्मिनलों में से किसी भी एक टर्मिनल पर, कोई से भी एक टर्मिनल पर आप एक तार जोड़ेंगे और दूसरा तार ऊपर जोड़ा जाएगा। आप यूं कह सकते हैं कि ऊपर की ओर तो एक तार जोड़ा जाएगा ही जाएगा, और नीचे की ओर किसी भी 2 टर्मिनल में से एक तार किसी भी एक टर्मिनल पर आप आपस में जोड़ सकते हैं। स्टूडेंट, इसके ऊपर यह, इसको बोलते हैं गुमटा, इसको आप टर्मिनल बोल सकते हैं सामान्य वर्ड के रूप में, जिसको आप सरका के धारा के मान को कम या ज्यादा कर सकते हैं। जैसे जैसे ये आगे की ओर खिसकता है धारा का मान बढ़ता चला जाएगा, पीछे की ओर आप लेके आते हैं तो धारा का मान यह घटता चला जाएगा। यहां आप देखते हैं तो ये एक खोखला पात्र होता है जिस पर कुछ विशेष तार है, जिसका अल्प प्रतिरोध गुणांक अल्प होता है, मिश्र धातु का बना होता है, को बिल्कुल सटाकर एक दूसरे को स्पर्श कराते हुए रखा जाता है। जब हम इसको घुमाते हैं तो इसके जो दांत आपके पास है, इसके जो दंते आपको दिख रहे हैं, ये इन तारों को स्पर्श करते हैं, तो यहीं तक ये विद्युत का संबंध बनाता है और प्रतिरोध के रूप में धारा को नियंत्रित करता है, अर्थात उतने ही प्रतिरोध में धारा को ये प्रवाहित करेगा। जैसे मैंने यहाँ करा तो यहाँ तक धारा प्रवाह है, यहाँ किया धारा का मान और बढ़ेगा, यहाँ करेगा तो धारा का मान हो, इस तरह से ये प्रक्रिया आपके पास चलती चली जाती है।
ये है हमारे पास धारा नियंत्रक जो परिपथ में धारा को नियंत्रित करता है। स्टूडेंट, इसके अलावा परिपथ में हमें विद्युत संबंध बनाने के लिए कुंजी का उपयोग किया जाता है। कुंजी के रूप में हमारे पास कुछ कुंजियां हैं। यहाँ पर आप देखते हो ये वन वे की कहलाती है, वन वे की, जिसको हम एक मार्गी कुंजी कहते हैं, क्योंकि इसमें एक ही पोल आपके पास बना हुआ है। एक तार यहाँ और एक तार यहाँ जुड़ा होता है। जब आप परिपथ में इसको जोड़ देते हैं, आप ये प्लग लगा दीजिए। आपने प्लग लगा रखा है तो इसका मतलब हुआ कि परिपथ में धारा का चालन होगा, और यदि आपने इस प्लग को निकाल रखा है तो इसका मतलब हुआ कि धारा विच्छेद हो गया। ठीक है, धारा प्रवाह बंद हो गया। इसी प्रकार से ये आपके पास कहलाती है द्विमार्गी। आप देखते हैं यहाँ दो छेद आपके पास बने हुए हैं, दो तरफ से इसमें धारा का चालन किया जा सकता है। यदि आपके द्वारा यहाँ पर प्लग लगा रखा है तो इसका मतलब है इन दो भागों के बीच में ही धारा चालन हो रहा है। यदि आप इस प्लग को हटा के यहाँ लगा देते हैं तो इसका अर्थ हुआ कि धारा चालन इन दो बिंदुओं के मध्य ही हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक विशेष कुंजी होती है जिसको हम बोलते हैं विसर्पी कुंजी या जोकी के नाम से भी इसको बोला जाता है। यह विसर्पी कुंजी या जोकी हम सामान्यतया विभवमापी या मीटर सेतु के प्रैक्टिकल में उपयोग में लेते हैं, जहां हम तार को जोड़ देते हैं यहाँ पे, और इसका जो पेच आपके पास बना हुआ है इसको हम विसर्पी कुंजी को हम क्या करते हैं कि विभवमापी, जिसको हम पोटेंशियोमीटर भी कहते हैं, या मीटर सेतु के तार पर रखते हैं। इस तरह से रखकर और वो स्थिति ज्ञात करते हैं जहां धारामापी में विक्षेप शून्य हो जाता है। इस तरह से स्टूडेंट्स हमने हमारी इस वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में उपयोग में लिए जाने वाले विद्युतीय उपकरणों के बारे में जानकारी प्राप्त की। वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और अच्छे कमेंट करिए। सब्सक्राइब करना ना भूलिए।